ओके, कैसे हैं आप लोग? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी। बोर्ड है तो आप लोगों को एक एक दिन तो यूटिलाइज करना है, आपके लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ज्योग्राफी का मैंने फर्स्ट चैप्टर का एक पार्ट लेक्चर अपलोड किया था जिसमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की बेसिक बातें हुई थी। तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज रिसोर्स, है ना। तो हमने कहा था कि एनीथिंग दैट इज सेटिस्फाई अवर नीड, दैट इज सेटिस्फाई अवर नीड प्लस, मैंने एक सेंटेंस उसके बाद और हमने एक डेफिनेशन यूज किया था, दैट इज अ फिजिकली वायबल, इकोनॉमिकली वायबल, कल्चरली एक्सेप्टेड, इकोनॉमिकली होना चाहिए, उसी को हम लोग रिसोर्स कह रहे हैं। एवरी नेचुरल थिंग इज नॉट अ रिसोर्स, इस पर हमने बात की कि सारी जितनी भी नेचर से हमें चीज मिलती है उसको रिसोर्स नहीं कर सकते। अगर हम उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते तो उसको हम रिसोर्स नहीं कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अच्छा ठीक है, वो आप लोग देखते हो। फिर हमने टाइप्स पढ़ा था, तो बेस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे मैंने बायोटिक और एबायोटिक, तो जो लिविंग होगा वो बायोटिक होगा, जो नॉन लिविंग होगा एबायोटिक होगा। नॉन लिविंग में आपका लैंड आएगा, ठीक है, वाटर आएगा। लिविंग में आपके प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए। फिर हमने एग्जॉस्टिबिलिटी पे बात की थी, तो उसमें दो तरह का रिसोर्स था, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स जो कि हम खत्म होने के बाद फिर से बना सकते हैं, ह्यूमन लाइफ स्पैन में फिर से बना सकते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल जो खत्म होने के बाद हम एक ह्यूमन लाइफ स्पैन में ना बना पाए, इनको बनने में 400 से 500 से ज्यादा साल लगता है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, वो नॉन रिन्यूएबल। आज का जो टॉपिक है वो हमको यहां से कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे, आप लोग को नोट्स दे दिया गया है, एक बार देख लीजिएगा। बेस्ड ऑन ओनरशिप। अब ओनरशिप का मतलब होता है कि मालिकपन या अपना हक, जैसे कहते हैं ना कि ये घर मेरा है, या ये घर सरकार, या ये मकान सरकार की है। तो जैसे कुछ रिसोर्स जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, मेरा होता है। फॉर एग्जांपल, मेरी घर, मेरा फैक्ट्री, मेरा कार, ठीक है, ये मेरा है, तो इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। अभी उसके बाद दूसरा है कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब होता है जैसे कि आप, जैसे कि पार्क है, या कोई किसी मान लीजिए टेंपल हो गया, या कोई गुरुद्वारा हो गया, या कोई चीज ऐसे जो एक समुदाय के लिए, ग्रुप ऑफ लोगों के लिए बना है, तो वो कम्युनिटी रिसोर्स हो गया। नेशनल रिसोर्स देश इस पर कंट्रोल करे, जैसे रेलवे, मेट्रो, नेशनल गवर्नमेंट बसेस, ठीक है, सड़क मतलब रोड, ये सब नेशनल कंट्रोल करता है। इंटरनेशनल जहां पे अपने बाउंड्री से ज्यादा किसी को, अगर अपने जो इंटरनेशनली हम किसी रिसोर्स को शेयर करें। एक का देखिए डेफिनेशन, तो पहला है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, आप लोग एनसीईआरटी ओपन कर लीजिएगा, इंडिविजुअल एनसीईआरटी ओपन कर लीजिएगा मेरे साथ। Individual. These are owned by privately by individual. These are owned privately by individual. ठीक है, इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे कि कोई किसान है, उसकी खुद की जमीन है, फार्मर है, ठीक है, फार्मर लैंड, ठीक है, उसका वो खुद का है, ठीक। कोई घर, प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आपका आपका कैसा होगा, इंडिविजुअल रिसोर्स होगा। एग्जांपल, फार्मलैंड, ठीक है, फार्मलैंड, हाउसेस, ठीक है, हाउसेस। तो देखो, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका खुद की जमीन नहीं है, लैंडलेस है, ठीक है, तो वो उनका इंडिविजुअल रिसोर्स नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, कम्युनिटी, एनसीईआरटी में है ऐसा रिसोर्स, एनसीईआरटी ओपन कर लीजिएगा। तो ये वो रिसोर्स है जो कि एक्सेसिबल रिसोर्स, which are accessible to all the member of community। मान लीजिए किसी कम्युनिटी ने, जैसे कि यहाँ एग्जांपल है, कोई विलेज का पॉन्ड है, विलेज पॉन्ड है, विलेज का पॉन्ड है। तो ये विलेज पॉन्ड जो है, गांव की जो छोटी सी पॉन्ड है, इसको सारे लोग एक्सेस करेंगे, उस गांव के लोग, ठीक है। बरियल लैंड, जहां पे मतलब मुर्दों का दफनाया जाता है ना, वहां पे सब कहते हैं ग्रेजिंग ग्राउंड है। एग्जांपल है और
ग्रेजिंग ग्राउंड, ये भी एक कम्युनिटी, यहाँ पे भी सारे कम्युनिटी के लोग जो है इसको यूज करेंगे, ठीक है। ये भी कम्युनिटी है, यहाँ पे भी सारे लोग जो है यूज करेंगे, ठीक है। रिसोर्स विच इज एक्सेसिबल टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी के जो लोग होंगे, ग्रुप के जो लोग होंगे, उनको जो लोग एक्सेस करेंगे उनको हम लोग कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। अगला है आपका नेशनल रिसोर्स, थर्ड है नेशनल रिसोर्स, ठीक है। तो ये रिसोर्स टेक्निकली ये वो रिसोर्स है जो कि नेशन द्वारा एक्वायर करते हैं या गवर्नमेंट एक्वायर करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा स्टील का प्रोडक्शन सरकार करती है, कोल की माइनिंग सरकार करती है, ठीक है। सड़क जो रेलवे है, ट्रांसपोर्ट है, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, सरकार जिसमें ओन बाय गवर्नमेंट और नेशन, ओन बाय गवर्नमेंट और नेशन। इसके एग्जांपल जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, रोड हो गए, कैनाल हो गए, जैसे डैम बनाना हुआ, ठीक है, रोड्स हो गए, इन सबको कौन बनाता है? सरकार बनाती है, सरकार लाइसेंस देती है। या कह सकते हो नेशनल पार्क बनाना हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना हुआ, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कहीं पे करना हुआ, इन सब रिसोर्स में कौन कंट्रोल करती है? सरकार कंट्रोल करती है, तो वो नेशनल रिसोर्स कहलाता है, ठीक है, नेशनल रिसोर्स कहलाता है। अगला है जो वो है इंटरनेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स। अब इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके लिए आपको एक मैप बनाना पड़ेगा इंडिया का। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए इंडिया का मैं मैप बनाता हूं, थोड़ा सा आपको इसको समझने की जरूरत है। देखिए ठीक है, ये कोस्ट लाइन है, ये क्या है? कोस्ट लाइन है। और कोस्ट लाइन से ये जो समुद्र का पानी है, उस समुद्र के पानी पे हर कंट्री का अपना एक कंट्रोल होता है, हर कंट्री का अपना एक कंट्रोल होता है, जिसको हम लोग इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहां से इसको नॉटिकल माइल में नापा जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें लिखा गया है 200 किलोमीटर। ये 200 किलोमीटर जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। अब इसमें इस 200 किलोमीटर में फॉर एग्जांपल चाइना यहां पे अपना शिप लाके खड़ा करना चाहती है, चाइना अपना शिप लाके खड़ा कर सकती है। ये अपना शिप तब तक यहां इस एरिया में नहीं लाके लगा सकती है जब तक इंडिया उसको परमिशन ना दे, क्योंकि आपको पता है ओशन में भी बहुत सारा रिसोर्स पाया जाता है, ठीक है, वहां से रिसोर्स, तो तब तक कोई भी देश जो है नहीं शेयर कर सकता है। उसके लिए ये सब जगह होगा, इधर भी होगा, जितना भारत का कोस्ट होगा ये भी होगा 200 किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो अगर इंडिया परमिट करती है चाइना को कि आप जो है यहाँ पे अपनी शिप ला के रख सकते हो, तो ऐसे रिसोर्स को शेयर अगर करता है, ऐसे रिसोर्स को हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है, ऐसे रिसोर्स को इंटरनेशनल रिसोर्स करते हैं। कुछ दूरी के बाद और ये ओपन फॉर ऑल होता है, ओपन फॉर ऑल होता है, ये वाला यहां पे कोई भी अपनी शिप खड़ी कर सकता है, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आता है। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, नॉटिकल माइल। तो विदाउट यहां पे आप लिख सकते हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं, सॉरी वेयर इज एनसीईआरटी, यहां पे आप लिख सकते हैं कि द ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 2200 किलोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जेड, जेड कहते हैं इसको, बिलोंग टू ओपन ओशन and
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। एक चीज और, यहां पे जब हम देखे थे मैप, जो 20 नॉटिकल माइल तक 200 था, यहाँ 20 नॉटिकल माइल तक ये इंडिया की टेरिटरी वाटर आता है। इंडिया इसमें किसी को भी इंटर करने नहीं दे सकता है। यहाँ पे केवल इंडिया का कंसर्न लेना पड़ेगा। इंटरनेशनल वाले में आप इंडिया का कंसर्न तो लेते ही हो, साथ साथ सम इंटरनेशनल बॉडी का भी कंसर्न होता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी बॉडियां हैं, ठीक है, जो कि इस पे मीटिंग करती हैं और अलाउ करती हैं। ठीक है, आप चाइना के बोर्ड को अपने 220 के बाद का 200 में आप अलाउ कर सकते हैं फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। इसके बाद है ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये तो ओनरशिप था, ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इन सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें आपको दो तरह का पढ़ना होता है, एक पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स होता है रिसोर्स व्हिच इज फाउंड इन अ रीजन बट नॉट हैड बीन यूटिलाइज्ड। क्या मतलब है? फाउंड इन अ रीजन, फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। फॉर एग्जांपल, गुजरात में और राजस्थान में विंड एनर्जी से आप बिजली बना सकते हो। वहां पे हवा है, बट अभी तक हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है, डेवलप नहीं कर पाए कि हम उसको यूटिलाइज कर पाए। या लोकल लैंग्वेज में समझो, फॉर एग्जांपल आपके पर्टिकुलर एरिया में कोई रिसोर्स है जो आपको पता है, साइंस को पता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर रिसोर्स पाया जाता है, बट उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई अभी ऐसी मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पाएगा या यूटिलाइज नहीं किया गया है, तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सोलर एनर्जी इन राजस्थान। आपको पता है राजस्थान में काफी अच्छे मात्रा में हीट आती है, बट सारा का सारा सोलर एनर्जी क्या हम वहां पे यूटिलाइज कर पा रहे हैं? क्या राजस्थान 100% सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट है? नहीं। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्स की क्वांटिटी तो पता है, हमारे पास रिसोर्स की क्वांटिटी तो पता है, बट हमारे पास उसके लिए डेवलप्ड या इंस्ट्रूमेंट नहीं है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, और जो दूसरा है वो है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स क्या है? The resource which are surveyed and their quality and quantity has been determined for the utilization and development of resource depend on the technology and level of feasible। तो ये वो रिसोर्स है जो फुल्ली सर्वे किया गया है, फुल्ली रिसोर्स को हमने पता किया कि यहाँ पे पर्टिकुलर रिसोर्स की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पानी की मात्रा पाई जाती है या कोई मेटल पाया जाता है, और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, जैसे कि आयरन ओर को झारखंड में या जो उधर एरिया है प्लेटफॉर्म एरिया, वहां से हमने एक्सट्रैक्ट किया, हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी पता है और साथ ही टेक्नोलॉजी भी पता है। ऐसे रिसोर्स को हम लोग डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। ऐसे रिसोर्स जिसकी हमें क्वांटिटी भी पता हो, उसका सर्वे भी पता हो। ठीक है, द रिसोर्स
resource which are surveyed and their quality and quantity, quality भी और quantity भी have been determined for utilization. ऐसे रिसोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? नो डाउट कीजिएगा। अब बात ये आती है कि हमारे जो नेचर में रिसोर्स जो है वो तो लिमिटेड क्वांटिटी में है ना, वो तो लिमिटेड क्वांटिटी है और एक टाइम के बाद वो रिसोर्स खत्म हो सकता है। तो हम क्या करें, या हमारी प्लानिंग कैसे हो, रिसोर्स की प्लानिंग कैसे हो, डेवलपमेंट कैसी हो, लॉन्ग टर्म तक हम रिसोर्स को यूज कर सकें। और यही तो कॉन्सेप्ट आता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भारत विश्व की बड़ी बड़ी जो देश हैं, जो डेवलप्ड देश है या डेवलपिंग देश हैं, वो बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराते हैं और वहां पे जाके इन पॉइंट्स पे रूल्स एंड लॉ बनाते हैं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट करना है आगे आने वाले 5 साल के लिए। एजेंडा सेट करना है, एजेंडा 21 है कि हमारा एनवायरनमेंट भी हार्म ना हो, हमारे रिसोर्स जो है पूरी तरह से खत्म भी ना हो, क्योंकि अगर खत्म हुआ तो अर्थ डिसबैलेंस होगा और इकोलॉजिकली डिसबैलेंस होगा तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे पोल्यूशन है, जैसे बीमारियां हैं, या अर्थ को भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक यही है कि किस तरह से रिसोर्स को हम लोग डेवलप करें या रिसोर्स के लिए कैसी प्लानिंग हम मैनेजमेंट करें। जैसे पानी, हमें पता है पानी खत्म होने वाला है समय बाद, हमें ये भी पता है कि फॉसिल फ्यूल भी खत्म हो जाएगा, फिर नहीं बनेगा, तो क्या हम उसके अल्टरनेटिव रिसोर्सेज बनाएं कि हमारी गाड़ियां बिजली से भी चल सके, कोई पेट्रोल के अलावा किसी और चीज से चल सके, मैनेज कर सके, पेड़ कम कटे। वही हम नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स एंड प्लानिंग ऑफ रिसोर्स इन वर्ल्ड एंड इन इंडिया। भारत में क्या किया अभी तक, भारत में कैसे प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है और वर्ल्ड में किस तरह से ग्लोबली कैसे होता है। ठीक है, वो पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। अब सवाल ये आता है कि सर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स करना तो है, बट व्हाई? व्हाई के बाद सवाल आएगा हाउ। तो पहले तो व्हाई का हम आंसर दे लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग वाई का तो आपको पता है कि रिसोर्स जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। हमें पता है कि रिसोर्स जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है और उसका डेवलपमेंट करना हमें बहुत जरूरी है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारा रिसोर्स है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड दैट क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन सर्वाइवबिलिटी फॉर आवर ऑन अर्थ। ठीक है, तो हमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से करना है। ठीक है, तो हमारे रिसोर्स खत्म ना हो, हमें जो है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ दिस रिसोर्स आर द विटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल फॉर द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट वाज believed that resources are a free gift of the nature. As a result, human beings use them indiscriminately and this lead to the following major problem. अब इंसान को लगता है कि नेचर से हमको रिसोर्स मिला है और इसी वजह से हम उसको बुरी तरह से यूज करते हैं बिना सोचे समझे, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लमें आती हैं। जैसे कि वाई का आंसर दे रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ लोगों की लालच की वजह से रिसोर्स की क्वांटिटी जो है या क्वालिटी जो है वो घटते जा रही है। एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्स, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वाई अगर हम बात करें तो पहला तो है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स, अगला है कि एक्युमुलेशन। अब ये एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्स, जैसे कि रिसोर्स जो है कुछ लोगों के हाथों में या कुछ ग्रुप ऑफ लोगों के पास ही ना हो जाए। फॉर एग्जांपल कि अगर ऑयल प्रोडक्शन है तो ऑयल केवल कुछ लोगों तक ही सीमित ना हो जाए, सबको मिलना चाहिए प्रॉपर क्वांटिटी में।
या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सबको मिलना चाहिए, केवल अमीर लोग ही साफ पानी ना पी पाए, गरीबों को भी साफ पानी मिलना चाहिए। तो एक्युमुलेशन नहीं होना चाहिए, इकट्ठा नहीं किसी एक व्यक्ति के पास सारा नहीं होना चाहिए। और दूसरा प्लान क्यों डेवलपमेंट जरूरी है प्लानिंग, बिकॉज इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, समझ आ गया आपको? ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से, और एक और है वाई में, एक और है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्युमुलेशन का ही ये कह सकते हो आउटपुट है कि रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबको होना चाहिए, सबको बराबर मात्रा में, सबको इक्वल मात्रा में, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको जो है रिसोर्स यूज करने का अधिकार है। ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स है, एक्युमुलेशन, डिप्लेशन। फिर से समझिए, डिप्लेशन मतलब खत्म होना, इनडिस्क्रिमिनेट यूज होना, ठीक है, खत्म होना। अगर रिसोर्सेज खत्म होने, फॉर एग्जांपल पानी खत्म हो गया तो कैसे आप पानी पियोगे? कुछ समय बाद अगर वाटर हमारे धरती से खत्म हो जाता है तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कैसे आएगा? या फॉसिल फ्यूल खत्म हो गया, खत्म तो होना ही है, बट अगर जल्दी खत्म हो गया तो अभी सड़कों पे गाड़ियां कैसे दौड़ेंगी? ठीक है, या आपने क्या किया, जो एग्रीकल्चर लैंड जिस पे खेती होती है उस पे आपने कंस्ट्रक्शन वर्क कर दिया, आपने घर बना दिया, आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा दिए, तो फिर फूड कहां से आएगा? तो डिप्लेशन और इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। एक्युमुलेशन किसी एक व्यक्ति, समुदाय, ग्रुप, फॉर एग्जांपल सारे अच्छे रिसोर्स अगर अमेरिका इकट्ठा कर ले, ठीक है, डेवलप्ड पैसे वाला है, सारा रिसोर्स अगर अमेरिका इकट्ठा कर ले, तो फिर डेवलपिंग देश, जो गरीब देश है, जो डेवलप कर रहे हैं, इंडिया, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, तो उनको कैसे कोई रिसोर्स मिलेगा, उनको कैसे चीजें मिलेंगी? तो एक्युमुलेशन भी नहीं होना चाहिए, साथ ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। कोई भी देश हो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कोई भी लोग भी हो, व्यक्ति हो, उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए रिसोर्स को यूज करने के लिए। तो वाई का आंसर मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कैसे डेवलपमेंट करना है, तो ये 4 पॉइंट आपके आंसर में होना चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ, कैसे करेंगे लोग, इसको नोट डाउन करिए आप लोग। प्लीज नोट डाउन। चलिए, आपको समझ आ गया कि क्यों रिसोर्स का हमें डेवलपमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कैसे करेंगे। तो बहुत सारे पॉलिसीज बनाई जाती है, जैसे लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन या मैनेजमेंट के लिए बनाई जाती है, या बहुत सारे कंसर्न ट्रीटी साइन की जाती है रिसोर्स को यूज करने के लिए, डिस्क्रिमिनेट यूज ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि एसडीजी है, एसडीजी गोल सेट किया जाता है, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, समय समय पे इंटरनेशनल ट्रीटीज पे होती रहती है। जैसे अच्छा, यही से अगर हम सवाल आपसे पूछें कि व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या समझते हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इन विच आवर फ्यूचर जनरेशन, द डेवलपमेंट इन विच आवर फ्यूचर जनरेशन नॉट सर्वाइव। हमें इस तरह से डेवलपमेंट करना है कि हमारे आने वाली जनरेशन को कोई दिक्कत ना हो, उनको भी प्रॉपर रिसोर्सेज को एक्सेसिबल कर सके। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस without damage या without damaging the environment and development should take place without damage environment and development in the present should not compromise with the need of future generation। ये पूछा जा सकता है और आपको डिफिनेशन ऐसा ही लिखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में
असेसमेंट डेवलपमेंट का आपको डेफिनेशन यही लिखना है कि हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है, ऐसा डेवलपमेंट करता है जो कि इन्वायरमेंट को हार्म ना करे और आने वाली जनरेशन के डिमांड को हार्म ना करे। आप लोग मेरे साथ थोड़ा थोड़ा लिखते रहा करिए ताकि उससे फ्लो बना रहेगा, ठीक है। तो लिखना भी जरूरी है, थोड़ा पेन चलते रहना चाहिए, ठीक है। आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेगा बट फिर भी आपको थोड़ा पेन चलते रहना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, यही पे कॉन्सेप्ट आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक मीटिंग किया गया था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। इस पे सवाल आ चुका है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है इन 1992। इस समिट का क्या आउटपुट था, इसमें लगभग ब्राजील में हुआ था ये पहला फर्स्ट इंटरनेशनल समिट था, इंटरनेशनल अर्थ समिट था। अप्रॉक्स मोर देन 100 कंट्री के लोग आए थे, 100 कंट्री के लोग यहाँ पे देश के लोग मिले थे, ठीक है। और इसलिए क्योंकि ये जो अर्थ की मतलब अर्थ का जो कंडीशन था, पॉल्यूशन का कंडीशन था, या यहाँ पे केवल पॉल्यूशन को सही नहीं करना है, लाइफस्टाइल जैसे कि पॉवर्टी हो गया उसको भी कैसे हम इनहेंस कर सकते हैं उसके बारे में भी इस समिट में बात की। तो रिसोर्स डेवलपमेंट में हमें पॉवर्टीज के बारे में भी बात करना है, ठीक है। और यहाँ पे जब ये लोग मिले थे ग्लोबली, द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडायवर्सिटी। तो एक डॉक्यूमेंट साइन किए थे, जिस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडायवर्सिटी, ठीक है। क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से अमेरिका यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था बहुत पहले ही, इसके वजह से जो है बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को हार्म हुई थी। तो उस हार्म को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने समय पे अभी भी जैसे कि पेरिस क्लाइमेट एक्ट होता है, कॉप होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है बट बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए थे, इसमें फंड एलोकेट किया जाता है जिस देश को फंड की रिक्वायरमेंट होती है वहां के एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को बचाने के लिए। कुछ जो देश अगर इस जो भी अगर मेंबर है 100 लोग अगर जिसने इस डिक्लेरेशन को फॉलो नहीं किया तो उनके ऊपर फाइन भी लगाई जाती है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये मतलब आफ्टर सो मच ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड जो इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ था उसके बाद पहली बार 1992 में ब्राजील में पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था जिसमें 100 से ज्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी कि हम अपने देश में जो भी डेवलपमेंट का मॉडल तैयार करेंगे कुछ इस तरह से करेंगे कि वो पॉवर्टी की एवोल्यूशन, गरीबी खत्म करने के लिए, लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए और एनवायरनमेंट डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हम उस पे काम करेंगे। बायोडायवर्सिटी में आप आ सकता है जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो नेशनल पार्क हो गया, इनको जो है बनाया जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे बहुत सारा नेशनल पार्क, एलिफेंट पार्क, बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट स्कीम चलाई जाती है प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक एजेंडा अडॉप्ट किया गया था, एजेंडा 21। अब 21 इसलिए बिकॉज 21st सेंचुरी में साइन किया गया था फॉर द कंजर्वेशन, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये जो एक इंटरनेशनल बॉडी है जो इस अर्थ समिट को या सबको कंट्रोल करती है वो इंटरनेशनल बॉडी है, उसका नाम है UNCED। एमसीक्यू पूछ लेगा UNCED, ठीक है। ये है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, ये कंट्रोल करती है, ठीक है। ये था। अब हाउ जब सवाल पूछेंगे ना, हाउ में ये आ जाएगा और इसके बाद हाउ का जो है वो आएगा रिसोर्स प्लानिंग, कैसे हम रिसोर्स प्लानिंग करेंगे। यहां तक आप लोग को बात समझ आ गई है। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ये कुछ फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट के थ्रू जो है मैं आपको कुछ बताने की कोशिश किया हूं। अब कैसे हम इसको करेंगे हाउ, तो हाउ का जो आंसर है रिसोर्स डेवलपमेंट में मैं मिटा देता हूं, कुछ एरिया कवर हो जाएगा, मेरे पास जगह मिल जाएगी। हाउ
हाउ, तो हाउ में हम लोग प्लानिंग करते हैं, ठीक है। अब इस प्लानिंग का जो है हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक लेक्चर होगा उसमें प्लानिंग को भरपूर अच्छे से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। यहां तक आप लोग को समझ आ रहा है? अगर आपको यहां तक समझ आ रहा हो, कोई डाउट हो, तो आप प्लीज जो हमारा कमेंट सेक्शन है वहां पे अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। और दूसरा, सोशल साइंस का मैंने पहले ही बताया था, एक वीडियो बना दिया था कि किस तरह से आपको नंबर अच्छा गेन करना है सोशल साइंस में, तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए। आप जितना भी आप पढ़ते जा रहे हैं, इसकी जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो लिखने से आपको पॉइंट याद होंगे, रिकॉल होंगे, और इसके माइक्रो नोट्स भी साथ के साथ मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और जितना भी हो सकता है पॉसिबिलिटी इस लॉकडाउन में आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में, हम लोग ट्राई कर रहे हैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट बच्चों के लिए भी, और जो भी हमारे बच्चे दूर दराज में जो हमारे इंस्टीट्यूट को नहीं ज्वाइन किए वो भी देख सकते हैं, और उनको कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिलेगा यहाँ पे लेक्चर से, और मेरे हैंड रिटन नोट्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग से कहेंगे आप लोग अपनी स्टडी जारी रखिए, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी 2 मंथ चला गया, 15 डेज इन मार्च, और अप्रैल में चला गया। एक दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम इसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज, रिकॉल, टेस्ट, बहुत सारा काम है। मैंने अपने वीडियो में बताया है आपको पहले भी कि इतनी आसान जर्नी नहीं है टॉपर बनने की, और मैं आपको टॉपर बनाने के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको टॉपर बनाने के लिए ही यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और इतनी आसान जर्नी नहीं है। और आपको अभी पढ़ना है, फिर इसको मेमोराइज करना है, फिर इसको नोट डाउन करके टेस्ट के फॉर्म में रिकॉल करना है, इतना प्रोसेस होता है, ठीक है। स्टडी में केवल रीडिंग ही पार्ट नहीं होता, जो बच्चे रीड करते हैं वो केवल 40% पाते हैं। बहुत सारा प्रोसेस होता है, रीड, राइट, टेक अ टेस्ट, असेसमेंट, डाउट सॉल्विंग, ये पूरा पैकेज होता है। ये पूरा जब पैकेज जब सब कुछ होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, तब जाके एक टॉपर बनता है। तो इट इज नॉट इजी कि आप जो केवल लेक्चर सुन लिए या एनसीईआरटी पढ़ लिए और आपका नंबर बहुत अच्छा, पास हो जाएंगे लेकिन आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अच्छे नंबर, हाउ टू स्कोर पे वीडियो बना चुका हूं मैं, फिर आपको बता देता हूं हाउ टू स्कोर। तो आपको लेक्चर तो देखना ही है, लेक्चर तो आप देखेंगे, मेक अ नोट्स, एक आपका नोट्स, एक मेरा नोट्स होगा, रीड माय नोट्स, ठीक, कितनी बार होगा क्योंकि आपको पढ़ना है कई बार, रीड एनसीईआरटी भी पढ़ना। कई बार आप रीडिंग करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जब आप कई बार रीड करेंगे, जब आप मल्टीपल टाइम रीड करते हैं तो आपको याद होता है। रीड एनसीईआरटी, ठीक है। फिर टेस्ट दीजिए, टेस्ट से आपको पता चलेगा आर्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है। आर्ट ऑफ राइटिंग क्या, टू द पॉइंट, क्या क्या पॉइंट आपके आंसर में होने चाहिए, क्योंकि आपको वर्ड लिमिट भी दिया गया है, और ज्योग्राफी में डायग्राम वगैरह बना सकते हैं आपको, तो डायग्राम पे काम करना। तो ये आर्ट ऑफ राइटिंग जो है वो एक दिन में क्विक नहीं आएगा। आपको आर्ट ऑफ राइटिंग तभी आएगा जब आप काफी सारे बार आंसर लिखेंगे, बात समझ लें, है ना। प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चन उठाइए, लिखिए, टॉपर्स की कॉपी देखिए, वेबसाइट cbsc.nic.in पे, cbsc.nic.in पे वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको टॉपर्स की कॉपी मिल जाएगी। जो भी सिलेबस का ये अफवाह फैल रहा है सिलेबस बहुत चेंज हो गया, कोई सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, बस चैप्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने वीडियो बनाया है, और वीडियो बना के मैं डाल दूंगा सोशल साइंस में क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा कि सोशल साइंस में कौन से चैप्टर को डिलीट किया गया है और कौन से चैप्टर को ऐड किया गया है। 1-2 चैप्टर डिलीट किया गया हिस्ट्री और उसमें से, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, कनेक्ट करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, अपने सारे दोस्तों को भेजिए, टेलीग्राम पे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे शेयर करिए, अपने क्या नाम है इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, सबको शेयर करिए। जितने ज्यादा लोग ऐड होंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, एंड आई क्रिएट माय बेस्ट कंटेंट जो हो सकता है, बिकॉज मेरे पास कंटेंट बहुत है और मेरे अंदर पोटेंशियल बहुत है कि मैं बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ। मेरे बारे में आप लोग जानते हैं, जो मेरे स्टूडेंट उनसे पूछ लीजिएगा, है ना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।